हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम मुस्लिम मैरिज के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी तक पढ़ लिया था। आज हम सेकंड कॉम्पिटेंसी को देखेंगे। हमने रिलीजन के रिगार्डिंग कॉम्पिटेंसी देख ली थी, अब एज के रिगार्डिंग भी हमने देख ली थी, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। और अब हम देखते हैं फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होती हैं मुस्लिम मैरिज में। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी आती है वो है ऑफ़र या एक्सेप्टेंस की। ठीक है, ऑफ़र को कहते हैं इजब और एक्सेप्टेंस को कहते हैं कबूल। और एज आई हैव टोल्ड यू इन स्टार्टिंग ओनली कि मुस्लिम मैरिज को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होते हैं, वैसे ही मुस्लिम मैरिज में भी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होते हैं। ठीक है, ऑफ़र यानी सामने वाली पार्टी इजब रखती है, फिर दूसरी पार्टी उसे कबूल करती है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ सेम मीटिंग में होनी चाहिए, यानी एक ही ट्रांजैक्शन में ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों होने चाहिए। देखिए, हो सकता है प्लेस अलग हो, प्लेस डिफरेंट हो, पर उनका जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का टाइमिंग होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, एक ही मीटिंग में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर टेलीफोन पे भी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हो सकता है, बट वो एक ट्रांजैक्शन में ही हो रहा है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आज ऑफ़र दिया और कल एक्सेप्टेंस किया, दोनों एक ही टाइम पे ही होने चाहिए। प्लेस डिफरेंट हो सकता है, तो आप जो प्रपोज़ल दे रहे हैं वो एक ही मीटिंग में होनी चाहिए। और एक्सेप्टेंस और क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस और ऑफ़र दोनों अगर डिफरेंट मीटिंग में हो तो वो एक वैलिड मैरिज को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है। ओके, अब आते हैं, हम देखते हैं विटनेसेस क्या रोल प्ले करते हैं। देखिए, सुन्नी लॉ में अगर आप जाएं तो मुस्लिम मैरिज के दौरान विटनेस की प्रेजेंस ज़रूरी है। मिनिमम 2 विटनेस का होना यहाँ पे ज़रूरी है। बट अगर शिया मैरिज है तो वहाँ पे विटनेसेस का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर सुन्नी लॉ में मैरिज हो रही है और विटनेस नहीं है तो दैट विल मेक द मैरिज इरेगुलर। ओके, वो मैरिज को वॉइड नहीं करेगी, वो मैरिज को इरेगुलर कर देगी। बट इन केस शिया लॉ में मैरिज हो रही है तो वहाँ पे विटनेसेस का कोई रोल नहीं होता है ड्यूरिंग द मैरिज। अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज, यानी कि निकाह नामा। देखिए, मुस्लिम मैरिज में ये रजिस्ट्रेशन कराना, निकाह नामा कराना ज़रूरी नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अब एक क्वेश्चन हमेशा रेज़ होता है कि क्या निकाह जो है टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि जो निकाह है दैट ओवर टेलीफोन दैट इज़ परमिसिबल प्रोवाइडेड जो असेंशियल फॉर्मेलिटीज़ हैं मैरिज की वो कंप्लाइड हों। ओके, अगर वो हैं फुलफ़िल तो निकाह जो है टेलीफोन पे या इंटरनेट के थ्रू जो है वो परमिसिबल है। ठीक है, मान लीजिए कई बार होता है कि जो पार्टीज़ टू द मैरिज है वो अलग कंट्रीज़ में हैं, तो इन दैट केस मैरिज जो है वो इंटरनेट के थ्रू हो सकती है, बट दैट शुड बी इन अ सेम मीटिंग। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट असेंशियल है कि पार्टीज़ जो हैं दे मस्ट नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री। अब प्रोहिबिटेड डिग्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव। ठीक है, जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है उसमें आपको मैरिज करनी ही नहीं है। अगर आप उसमें मैरिज करते हो तो दैट विल रेंडर योर मैरिज कम्प्लीटली वॉइड। बट इन केस अगर रिलेटिव प्रोहिबिशन है तो देन दैट विल मेक द मैरिज इरेगुलर। ओके, अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट जो प्रोहिबिशन है वो क्या है। देखिए, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंसैगुनिटी, जिसे कुराबत कहते हैं। दूसरा है एफिनिटी, जिसे मुशारत कहते हैं। और तीसरा है फोस्टरेज, जिसे रिजा कहते हैं। ओके, आई विल रिपीट इट अगेन। पहला है कंसैगुनिटी, जिसे कुराबत कहते हैं। फिर है एफिनिटी, मुशारत, फोस्टरेज, रिजा, जो ये 3 चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि तीनों होते क्या हैं। देखिए, कंसैगुनिटी यानी कुराबत, ये होता है ब्लड रिलेशनशिप, यानी ये कम्प्लीटली वॉइड है। एक आदमी अपने ही असेंडेंट या डिसेंडेंट से शादी नहीं कर सकता, या कोई भी पर्सन जो उससे ब्लड रिलेशन के थ्रू जुड़ा हुआ है वो उससे शादी कम्प्लीटली नहीं, एकदम ही नहीं कर सकता, वो वॉइड है। अपने ब्लड रिलेशनशिप में आने वाले लोगों से आप शादी नहीं कर सकते, दैट विल मेक द मैरिज कम्प्लीटली वॉइड। अब दूसरा है एफिनिटी, जिसे कहते हैं मुशारत। देखिए, मुशारत जो है एक इस तरीके की
डिग्री होती है जो मैरिज के थ्रू क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ पे एक मुस्लिम पर्सन जो है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है उस अपने असेंडेंट या डिसेंडेंट से शादी कर, जैसे अपनी ही वाइफ या हस्बैंड के असेंडेंट या डिसेंडेंट से आप शादी कर रहे हैं, ओके। अपनी ही वाइफ या हस्बैंड के असेंडेंट या डिसेंडेंट से अगर आप शादी करते हो तो दैट विल मेक द मैरिज वॉइड। वो मैरिज कम्प्लीटली वॉइड है ड्यू टू द रीज़न ऑफ एफिनिटी, क्योंकि वहाँ जो भी पार्टी है दैट इज़ रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू मैरिज, ठीक है। अब तीसरा एक्सेप्शन है आपका फोस्टरेज यानी कि रिजा। अब फोस्टरेज का मतलब होता है रिलेशन बाय मिल्क। अब ज़रूरी नहीं है कि कई बार आप बहुत सी सिचुएशन में ऐसी होता है कि कोई अदर लेडी जो है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, सम टाइम ड्यू टू हेल्थ इशू जिस मदर ने अपने चाइल्ड को पैदा किया है, ड्यू टू हेल्थ इशू कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो उसे ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है, तो कोई अदर विमेन जो है उसे ब्रेस्ट फीड कराती है। तो इन दैट केस जिस विमेन ने उसे ब्रेस्ट फीड कराया है ना वो उससे शादी कर सकता है, ना ही वो उनके बच्चों से भी शादी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे उनके बीच फोस्टरेज का रिलेशनशिप है, ओके। यहाँ पे भी ये तीन जो कैटेगरी है यानी कंसैगुनिटी दैट इज़ कुराबत, एफिनिटी मुशारत और फोस्टरेज यानी कि रिजा, ये तीनों कम्प्लीटली प्रोहिबिटरी डिग्री है, इसमें शादी कम्प्लीटली वॉइड हो जाएगी, ओके। अब देखिए रिलेटिव प्रोहिबिशन क्या होता है। अब इसमें है आपका मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ। देखिए रिलेटिव प्रोहिबिशन जो है यानी ये मैरिज को कम्प्लीटली वॉइड नहीं करता, ये इर्रेगुलर बनाता है। और दूसरी चीज़, इर्रेगुलर मैरिज का कंसेप्ट केवल सुन्नी लॉ में है, शिया लॉ में नहीं है। जो मैरिज सुन्नी लॉ में इर्रेगुलर है वही मैरिज शिया में वॉइड हो जाती है, ओके। तो रिलेटिव प्रोहिबिशन का जो कंसेप्ट है वो मैरिज को इर्रेगुलर बनाती है, जैसे कि मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ, मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम, मैरिज विदाउट द विटनेस एंड मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। ये मैरिज अगर सुन्नी, इस कंडीशन में अगर कोई सुन्नी मेल शादी करता है तो वो मैरिज होगी इर्रेगुलर, और अगर कोई शिया करता है तो वो मैरिज होगी वॉइड। अब ये आपके एसेंशियल्स हो गए। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ द मैरिजेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए 3 तरीके की मैरिज होती हैं, वैलिड जिसे कहते हैं सही, वॉइड, बैटल, इर्रेगुलर या इनवैलिड जिसे कहते हैं फासीद, ठीक है। अब हम देखते हैं वैलिड मैरिज यानी कि सही विवाह क्या होता है। अब वैलिड मैरिज का मतलब जो हर एक तरीके से लीगली उसने सारे जो भी रिक्वायरमेंट थे उसका फुलफिलमेंट किया है, ना ही वो वॉइड है ना ही वो इनवैलिड है, किसी भी वे में वो मैरिज कहलाती है वैलिड मैरिज या सही, ठीक है। अ मैरिज विच कन्फर्म इन ऑल द रिस्पेक्ट विद द लीगल रिक्वायरमेंट इज़ अ वैलिड मैरिज। यहाँ पे सारे एसेंशियल्स मुस्लिम मैरिज के फुलफिल होते हैं और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहती है। अब इसकी कंसिक्वेंसेस क्या है कि जो कॉन्जुमिनेशन होता है यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है पार्टनर के बीच में वो लीगल होता है। चिल्ड्रन जो पैदा होते हैं पार्टनर्स के बीच में वो लेजिटिमेट होते हैं और वो अपने फादर और मदर दोनों की प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ भी एक दूसरे से लॉफुली मैरिड हैं तो वो भी एक दूसरे की प्रॉपर्टी से इनहेरिट करेंगे। वाइफ के पास यहाँ राइट आ जाता है कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, डावर क्लेम कर सकती है, रेजिडेंस क्लेम कर सकती है, क्योंकि शी इज़ अ लॉफुली वेडेड वाइफ, ओके। यह है वैलिड मैरिज का कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम देखते हैं वॉइड मैरिज यानी बाटल मैरिज का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। बाटल मैरिज होती है वॉइड यानी कम्प्लीटली, यहाँ पे कोई लीगल रिजल्ट नहीं होता है वॉइड मैरिज का, ये कम्प्लीटली ज़ीरो मानी जाती है। यहाँ पे दोनों पार्टीज़ जो हैं हो सकता है एब्सोल्युटली इनकैपेसिटी में हो, जैसे कि उन्होंने कंजैगुनिटी जो रिलेशनशिप है उसमें शादी कर लिया, या एफिनिटी है या फोस्टरेज है, तो यहाँ पे शादी जो है वॉइड हो जाती है, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि ना ही हस्बैंड वाइफ को तलाक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मैरिज का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यहाँ पे भले ही कॉन्जुमिनेशन हो गया हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैरिज पहले भी वॉइड थी, आफ्टर कॉन्जुमिनेशन भी वॉइड रहेगी। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता है, ना ही वाइफ एंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए, ना ही वो अपने हस्बैंड से
या हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ भी इनहेरिट कर सकता है, ना वाइफ डावर क्लेम कर सकती है, और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं वॉइड मैरिज के, वो कम्प्लीटली इलेजिटिमेट चाइल्ड का उनको स्टेटस मिलता है। वो एक दूसरे से हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट हो सकते हैं बिना कोई डिवोर्स दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इर्रेगुलर मैरिज यानी कि फासीद। अब फासीद में क्या होता है कि मैरिज, फासीद यानी इर्रेगुलर मैरिज का कॉन्सेप्ट केवल सुन्नी लॉ में है। अब इसके कुछ इलस्ट्रेशन है कि कैसे एक मैरिज मतलब इर्रेगुलर होती है। मान लीजिए सुन्नी में एज आई हैव टोल्ड यू कि 2 मेल विटनेसेस की प्रेजेंस ज़रूरी है, तो अगर मैरिज के दौरान विटनेसेस प्रेजेंट नहीं हैं, ठीक है, तो वो मैरिज को बना देगी इर्रेगुलर। मैरिज विद द 5th वाइफ, वो भी आपकी इर्रेगुलर मैरिज होगी। बट इन केस मान लीजिए 5 बीवियाँ हैं, तो 5वीं बीवी जो है, 5वीं बीवी से शादी जो है वो इर्रेगुलर है। बट इन एनी केस अगर ऊपर की 4 बीवी में से किसी एक की डेथ हो जाती है या किसी एक से डिवोर्स हो जाता है, तो वो 5th वाइफ जो है उन 4 बीवियों में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर जो 4th लिमिट है वो फिर से वापस आ जाएगा और वो शादी वैलिड हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर कोई विमेन इद्दत पीरियड के दौरान से गुजर रही है और उससे किसी ने शादी कर ली, तो वो भी इर्रेगुलर मैरिज है। किसी आइडल्टरस या फायर वर्शिप ऑफ वुमन यानी कि कोई ऐसे धर्म की औरत जो मूर्ति पूजा करती है उससे शादी हो जाए, तो वो भी इर्रेगुलर मैरिज है। फिर किसी अनऑथराइज पर्सन ने अगर शादी करा दी है, ठीक है, तो वो भी इर्रेगुलर मैरिज है। बट शिया लॉ में इर्रेगुलर मैरिज का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। और मैंने जो आपको बताया कि जो मैरिजेस इर्रेगुलर है सुन्नी लॉ में, वही मैरिज शिया लॉ में वॉइड है। बट इसका एक एक्सेप्शन है कि जो विटनेसेस के एब्सेंस में शादी होती है सुन्नी में, वो इर्रेगुलर होती है। बट शिया लॉ में विटनेसेस के एब्सेंस में हुई मैरिज वैलिड होती है। यहाँ पे वो मैरिज वॉइड नहीं होगी। शिया बिना विटनेसेस के शादी कर सकते हैं। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं इर्रेगुलर मैरिजेस के। अब देखते हैं बिफोर कॉन्ज्यूमिनेशन एंड आफ्टर कॉन्ज्यूमिनेशन। बिफोर कॉन्ज्यूमिनेशन इसका स्टेटस बिल्कुल सेम होता है वॉइड मैरिज की तरह। इसका कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं होता है। स्पाउस एक दूसरे से बिना डिवोर्स लिए सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना ही कोर्ट को इंटरवीन करने की ज़रूरत है। यहाँ आराम से पार्टीज़ अलग हो सकती हैं। वाइफ को इद्दत पीरियड के जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैरिज कॉन्ज्यूमिनेट हो गई, ठीक है, अगर मैरिज कॉन्ज्यूमिनेट हो गई है तो इन दैट केस वाइफ को इद्दत ऑब्जर्व करना होगा। वाइफ एंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस के लिए ड्यूरिंग द इद्दत। ठीक है, उसको स्पेसिफाइड या प्रॉपर डावर मिल सकता है जो भी कम है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो लेजिटिमेट होंगे। बट अगर मैरिज कॉन्ज्यूमिनेट भी हो गई है तो भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैरिज है उसको अगर टर्मिनेट करना है तो सिंगल डिक्लेरेशन ऑन आइदर साइड। अगर किसी भी एक साइड से, ओके, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी ने भी एक साइड से सिंगल डिक्लेरेशन यानी एक बार में बोल दिया कि हमें तलाक चाहिए, तो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद पार्टीज़ जो है कोर्ट के ही थ्रू सिंगल डिक्लेरेशन कर देने से मैरिज अपने आप में नहीं डिसॉल्व हो सकती है। यहाँ कोर्ट का इंटरवीन करना ज़रूरी है। बिफोर कॉन्ज्यूमिनेशन ये कोर्ट का इंटरवेंशन ज़रूरी नहीं था, बट आफ्टर कॉन्ज्यूमिनेशन कोर्ट का इंटरवीन करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं मुता मैरिज क्या होती है। देखिए, मुता मैरिज एक तरीके की टेम्परेरी मैरिज होती है और ये केवल शिया लॉ में एप्लीकेबल है और शिया में भी केवल इथाना अशारिया स्कूल में। ठीक है, सुन्नी में इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अब जो मुता टर्म है इसका मतलब होता है एन्जॉयमेंट। ठीक है, तो मुता मैरिज एक इस तरीके की मैरिज है जो टेम्परेरी होती है नेचर में, कुछ समय के लिए फ़िक्स की जाती है, जिसमें कोई डावर भी फ़िक्स किया जाता है। मुता मैरिज जो मैंने आपको बताया कि सुन्नी लॉ में वॉइड है बट शिया में वैलिड है। ठीक है, फिर इसमें ये भी पॉसिबल है कि एक दिन के लिए मुता मैरिज किया जाए, मंथ के लिए किया जाए या साल के लिए किया जाए, मगर जितने भी वक्त के लिए आप कर रहे हैं वो मैरिज के दौरान आपको वो पीरियड फिक्स करना होगा। क्योंकि अगर आपने पीरियड मेंशन नहीं किया तो वहाँ पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है शादी का, ठीक है, दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ परमानेंट मैरिज और वो एक निकाह बन जाएगा।
ठीक है, इसको समझिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप कर रहे हो मैरिज का, तो आप कितने समय के लिए मुता मैरिज कर रहे हो ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है। और अगर आप नहीं करते हो तो वो एक परमानेंट मैरिज निकाह बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एसेंशियल्स क्या हैं। एक शिया मेल जो है वो शादी कर सकता है, मुता मैरिज कर सकता है किसी भी मुस्लिम लेडी से, किसी भी किताबिया से, या किसी भी फायर वर्शिपर से। ठीक है, वो किसी हिंदू से मुता मैरिज नहीं कर सकता। एज आई हैव टोल्ड यू स्टार्टिंग में ही कि जो जो किताबिया नॉन किताबिया था, उसमें शिया जो मेल है वो किताबिया और नॉन किताबिया किसी से भी शादी नहीं कर सकता है, वो कम्प्लीटली वॉइड है। इसका एक एक्सेप्शन था कि किताबिया से कर सकता है, बट दैट विल बी ओनली मुता मैरिज। ठीक है, तो मुता मैरिज में एक शिया मेल जो है एक मुस्लिम से शादी कर सकता है, किताबिया यानी क्रिश्चियन या ज्यू से, या किसी फायर वर्शिपर से, बट हिंदू से वो मुता मैरिज नहीं कर सकता। जो शिया फीमेल होती है उसको ये राइट मुता मैरिज करने का विथ नॉन मुस्लिम नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो शिया फीमेल है वो मुस्लिम से ही मुता मैरिज कर सकती है। फीमेल शिया इज़ नॉट फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट दी मुता मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम। ठीक है, फिर इसमें एक फ़िक्स पीरियड होता है कि आप जितने टाइम के लिए मैरिज करोगे उतना टाइम आपको फ़िक्स करना है। अगर कोई भी टाइम फ़िक्स नहीं है तो वो एक परमानेंट मैरिज बन जाएगी। इसमें एक फ़िक्स डावर होता है। ठीक है, फिर जो भी अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं जो रेगुलर या परमानेंट मैरिज में होती हैं वो यहाँ पे भी होंगी, जैसे एज ऑफ प्यूबर्टी, फ्री कंसेंट, पार्टीज़ प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि मुता मैरिज में कोई लिमिट नहीं है। जैसे नॉर्मल आप निकाह देखें तो उसमें एक टाइम में आप 4 बीवियों से शादी, मतलब 4 बीवियाँ हो सकती हैं, बट मुता मैरिज में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अब इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई म्यूचुअल इनहेरिटेंस का राइट नहीं होता है। ठीक है, बट अगर हस्बैंड या वाइफ चाहें तो कोई स्पेसिफिकली अगर इस पर कोई अग्रीमेंट कर ले अपने बीच में, तो इन दैट केस ऐसा हो सकता है। बच्चे जो पैदा होते हैं वो लेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं। डिवोर्स की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने दौरान का आपने, जितने टाइम पीरियड आपने फ़िक्स किया है वो टाइम ख़त्म होते ही मैरिज इस्पो फैक्टो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, वैसे ही डिज़ोल्व हो जाएगी। या अगर मान लीजिए म्यूचुअल कंसेंट से भी हो सकती है। आपने 3 साल का वक्त फ़िक्स किया था, 1.5 साल में ही आपने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि अब हमें साथ नहीं रहना है, तो भी आपका डिवोर्स, आप अलग हो सकते हो। या अगर आइदर पार्टी की डेथ हो जाए तो इन दैट केस ऑल्सो मैरिज अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि जो डिवोर्स का कंसेप्ट है वो मुता मैरिज में एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और अगर वाइफ जो है, जो भी टाइम पीरियड फ़िक्स हुआ है उससे पहले ही अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, तो इन दैट केस जो है हस्बैंड चाहे तो जितना डावर फिक्स हुआ था उसमें से एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है उसको दे सकता है। फिर रही बात डावर की, तो अगर मैरिज कंज्यूमिनेट हो गई तो वाइफ इज़ एंटाइटल टू गेट दी फुल डावर, उसको पूरा डावर मिलेगा, और अगर कंज्यूमिनेट नहीं हुई है तो उसको आधा डावर मिलेगा। मुता मैरिज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें मेंटेनेंस का प्रोविज़न नहीं है। मुस्लिम लॉ में मुता मैरिज के लिए औरत को कोई मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है, बट उसके पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो है सेक्शन 125 ऑफ दी CRPC। ठीक है, फिर है इद्दत। अब इसमें यह है कि अगर जो विमेन है उसको इद्दत पीरियड में जाना होगा। अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो इद्दत पीरियड का समय 4 मंथ 10 दिन होगा। ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी है तो जब तक बच्चे की डिलीवरी होती है तब तक, और अगर कोई कोहिबिशन नहीं हुआ है यानी मैरिज कंज्यूमिनेट नहीं हुई है तो इन दैट केस कोई भी इद्दत में अंडरगो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इद्दत का कंसेप्ट कि इद्दत क्या होता है। देखिए, इद्दत का जो मतलब है इसको कहते हैं वेटिंग पीरियड या काउंटिंग। ठीक है, एक तरीके का वेटिंग पीरियड है या काउंटिंग है। इद्दत एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें विमेन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब शादी डिज़ोल्व हुई हो आइदर बाय डिवोर्स या डेथ ऑफ द हस्बैंड, तो उसको एक जगह जाके सेक्लूजन में रहना होता है, यानी कि उसको अपने आप को कम्प्लीटली पूरी दुनिया से आइसोलेट करके रहना होता है। ठीक है, सुन्नी लॉ में
अगर इद्दत के दौरान जो कोई महिला है वो इद्दत पीरियड में है अभी और उससे शादी हो जाए तो वो मैरिज इरेगुलर है, वॉइड नहीं है, बट शिया में वो मैरिज वॉइड है। अब बात आती है कि इद्दत का ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, इद्दत का ऑब्जेक्ट है टू असर्टन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड। अगर विमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, या मतलब लाइक ये बात पता करने की कि जो बच्चा है वो उसके हस्बैंड का ही है, इस बात को कंफर्म करने के लिए औरत को इद्दत पीरियड के लिए भेजा जाता है। किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो पैटर्निटी को लेके चाइल्ड की, तो फॉर दैट रीज़न औरत को इद्दत पीरियड में भेजा जाता है, ठीक है। सो इन दिस सेंस हम कह सकते हैं कि काउंटिंग ऑफ द डेज ऑफ द पॉसिबल कंसेप्शन सो दैट देयर शुड बी अ सर्टेनिटी दैट वेदर द वाइफ विमेन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। अब बात आती है ड्यूरेशन, कितने वक्त का इद्दत पीरियड हो सकता है। अगर मैरिज डिवोर्स के थ्रू डिज़ोल्व हुई है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, अगर मैरिज डिज़ोल्व हुई है डिवोर्स के थ्रू और मैरिज कंज्यूमिनेट नहीं हुई है, ठीक है, भले ही लीगल मैरिज है, वॉइड मैरिज, वॉइड में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इद्दत जाने की क्योंकि उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। अगर वैलिड मैरिज है या इरेगुलर मैरिज है और वहाँ कंज्यूमिनेशन नहीं हुआ है तो इद्दत करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैरिज कंज्यूमिनेट हो गई है और डिवोर्स के थ्रू डिज़ोल्व हो रही है तो वहाँ पे 3 मंथली कोर्सेज, अगर विमेन के मेंस्ट्रुएशन आते हैं, ठीक है, उसके अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो वहाँ पे उसके 3 मंथली कोर्सेज के इद्दत पीरियड होंगे, ठीक है। बट अगर उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे 3 ल्यूनर मंथ होंगे, ओके। आप देख लेना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि एक ल्यूनर मंथ में शायद 29 पॉइंट समथिंग करके कुछ डेज़ काउंट होते हैं, तो एक बार आप नेट पे इसको देख लेना। 3 ल्यूनर मंथ जो हैं वो अगर विमेन इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द मेंस्ट्रुएशन, बट इफ़ शी इज़ सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन एंड मैरिज हैज़ बीन कंज्यूमिनेटेड देन 3 मंथली कोर्सेज, ठीक है। और अगर विमेन प्रेग्नेंट है तो टिल दी डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, और इन केस अगर बाय द अनफॉर्चुनेटली मैरिज और प्रेगनेंसी पहले ही टर्मिनेट हो जाए तो उस दिन तक, ठीक है, यानी कि एबॉर्शन। फिर है अगर हस्बैंड की डेथ के थ्रू मैरिज डिज़ोल्व होती है, तो अगर हस्बैंड जो है की डेथ हो गई तो जो विडो है उसको इद्दत के लिए जाना होगा 4 महीने 10 दिन के लिए। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि मैरिज कंज्यूमिनेट हुई है या नहीं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर मैरिज डिवोर्स के थ्रू है तो कंज्यूमिनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट अगर मैरिज डेथ के थ्रू डिज़ोल्व हो रही है हस्बैंड के तो यहाँ कंज्यूमिनेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ कंज्यूमिनेशन हुआ हो या ना हुआ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विमेन हैज़ टू अंडरगो द इद्दत 4 महीने 10 दिन का, ठीक है। और अगर विमेन प्रेग्नेंट है जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई तो वहाँ पे उसकी जो इद्दत है, ठीक है, दैट विल गो अप टू डिलीवरी या मिसकैरेज, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि अगर उसकी डिलीवरी या मिसकैरेज पहले हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जो जनरल रूल है हस्बैंड के डेथ के केस है वो 4 महीने 10 दिन है, और अगर विमेन प्रेग्नेंट है तो बच्चे के डिलीवरी तक। बट मान लीजिए जो 4 महीने 10 दिन से पहले ही बच्चा, मतलब लाइक जो पीरियड है वो क्या कहते हैं, जो 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी का पीरियड है वो उस 4 मंथ 10 डेज़ जो इद्दत का है उससे पहले ही कंप्लीट हो जाता है, तो भी वहाँ पे उस महिला को 4 महीने का जो इद्दत पीरियड है हस्बैंड की डेथ के केस में वो कम्प्लीटली फुलफ़िल करना होगा, ठीक है। फिर है कि अब इद्दत पीरियड की काउंटिंग कब से स्टार्ट होती है, तो हस्बैंड की डिवोर्स जिस दिन मैरिज का डिवोर्स हुआ है या डेथ ऑफ दी हस्बैंड, ठीक है, उस दिन से जो है इद्दत पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका लगभग मैरिज हो गया है, और अगर 2-3 चीज़ें जो है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, जो भी अगर कुछ बचा कुछ रह गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो इस वीडियो में कोई किसी भी पॉइंट पे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।